हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स, बिकॉज हमें पता है कि एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन के बारे में। आपको ऑलरेडी पता होगा कि DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो 100 मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन के लिए होते हैं और जो बाकी के 100 मार्क्स होते हैं वो जर्नल पेपर के लिए होते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट को कैसे कवर करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस जो आते हैं सब्जेक्ट के, उसमें से 90 क्वेश्चंस तो प्योरली सब्जेक्ट के होते हैं, 10 क्वेश्चंस टीचिंग मेथोडोलॉजी के होते हैं। तो हम मान सकते हैं 90 क्वेश्चंस के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं और हम फिर देखेंगे कौन से टॉपिक्स हमें इसमें से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और कैसे कवर करें वो सब चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पहली यूनिट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। नाम से पता चल रहा है फिजिक्स की यूनिट है ये। तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट से हम ऑलरेडी अवेयर हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ लॉ, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड वाला, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स, ये टॉपिक्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये यूनिट DSSB की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इस यूनिट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको इस यूनिट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं? आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। AC और DC के मोटर्स के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते भी हैं तो वो सिंपल होंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। जैसे कि हमने 12th में पढ़े हैं उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, दूसरी तरीके से सवाल इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये पोर्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है लाइट के बारे में। अगर बात करते हैं तो हमें पता ही है लाइट में क्या है, मिरर्स हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, और लेंसेज हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इसके बाद आपका डिस्पर्जन है, और यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इस यूनिट में से भी डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन सी पोजीशन पे बनेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है कि अगर आपको जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, और अगर हमें डेंटिस्ट जो मतलब यूज़ करते हैं लेंस, वो कौन सा लेंस होता है। इस तरीके के सवाल आते हैं। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के जो या फिर लेंस के न्यूमेरिकल्स भी इसमें आ जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, इनके भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट यूनिट। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी से 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज़रूर। इसमें क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है टाइडल एनर्जी के बारे में या विंड एनर्जी के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे 2021 के, तो उसमें एक विंड एनर्जी के ऊपर आ रखा था क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आ रखा था। टाइडल एनर्जी के ऊपर भी आ रखा था। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, इनके बारे में 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे होते हैं कि आप अपने बेसिक जो नॉलेज है उसके रहते भी दे सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी आपको इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, motion along a straight line, acceleration, distance, time and velocity, time graphs for uniform and uniformless rate motion, equation of motions। ठीक है, momentum, Newton law of motion, इसके बाद inertia, elementary idea of conservation of mass, action and reaction forces। भाई इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूटन लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इनर्शिया वाले के न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट आ सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम फोर्स की भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो ये वाली जो यूनिट है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन की यूनिट है और फिर वर्क एनर्जी पावर भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, मतलब है ये डिफरेंट यूनिट। तो ग्रेविटेशन की बात करें, आपको पता ही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं कि इस तरीके के सवाल आएंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके ग्रेविटी के कंसेप्ट्स लगे हों। जैसे कि अगर एक एलिवेटर है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए, और जो मतलब ग्रेविटी से बेस्ड कंसेप्ट्स हैं। और इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने इतनी हाइट पे रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना, आपको पता ही है। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो एक फॉर्मूला होता है F=gmm/r² वाला जो फॉर्मूला है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वर्क डन वाला, तो वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, इसके बेसिस पे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या न्यूमेरिकल वाले भी। स्टेटमेंट बेस्ड का ज़्यादा मतलब कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद फ्लोटेशन, थर्स्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएनसी, एलिमेंट्री आइडिया, रिलेटिव डेंसिटी। देखिए ये वाला जो चैप्टर है फ्लोटेशन वाला, इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि इसमें अगर हम चले जाएं 11-12 लेवल पे तो बहुत कुछ है, उतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो पता होना चाहिए, बायोएनसी पता होनी चाहिए, और थर्स्ट प्रेशर क्या है ये पता होना चाहिए। इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करिए। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल आए हैं, बायोएनसी के बेस पर किस तरीके के सवाल आए हैं, इसमें ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है साउंड। साउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साउंड जो होता है वो किस तरीके की वेव होती है, ठीक है। इसके बाद इको से पूछ लिया जाता है। सोनार, रेडार क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ईयर के बारे में, कौन सी बोन सबसे छोटी होती है, और थोड़े ऐसे बेसिक जानकारी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। हमारी रेंज क्या होती है सुनने की, है ना। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं, ये सब। नेक्स्ट आता है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जो ये अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, और मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि मतलब मुझे ऐसा लगा, आपकी जो रिव्यू हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। मुझे ये लगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो बायो के तो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही थी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे बायो के क्वेश्चंस, बहुत आसान मुझे सही लगे, टू द पॉइंट लगे। कोई भी डीप थिंकिंग उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे अगर आपने कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो। कमिंग टू फिज़िक्स, फिज़िक्स में भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं थे, सब बढ़िया सवाल लगे। बट केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी। रीज़न इसका क्या है, डिफ़िकल्ट नहीं थी केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हिला देते हैं इंसान को। जैसे कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी कोई रिएक्शन के बारे में पूछ लिया, या फिर अगर कोई कलर चेंज के बारे में पूछ रहे, या फिर वो पीके वाला वैल्यू वाला होता है, वो सब मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि भाई केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैटर, नेचर, बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, पिछले साल भी आया था। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, या आपको कोई 2 तरीके के पार्टिकल दे देंगे, उसमें पूछेंगे किस टाइप की फोर्स है इनमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में किस टाइप के फोर्स होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनरी लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट। एसआई यूनिट, जो बेसिक चीज़ें उनकी एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पहचानने के लिए। गेलुसैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मोल कंसेप्ट वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट के जो सारे फॉर्मूला हैं एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, 9th-10th के एनसीईआरटी में आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा हाई लेवल पे मोल कंसेप्ट को लेके जाने की जरूरत नहीं है, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट 9th-10th लेवल के पूछे जाते हैं मोल कंसेप्ट को लेके, ठीक है। वैसे तो देखिए, जब आप किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो आपको पता होता है कि इनमें से मतलब कोई भी चैप्टर देखते हैं तो इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, और जो भी पेपर सेट करता है उसका भी माइंडसेट वही होता है ना। जैसे कुछ टॉपिक, मान लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें की क्वेश्चन बनाना चाहेगा जो एग्जामिनर होगा, है ना। जैसे हेनरी लॉ हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, एवोगैड्रो लॉ हो गया, एवोगैड्रो नंबर के बारे में, ठीक है।
फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या था, जे थॉमसन मॉडल क्या था, डाल्टन जे थॉमसन ने कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, बेसिक मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, आइसोटोप के बारे में बेसिक जानकारी, उनकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर एप्लीकेशन की बात करें तो मेडिकल फील्ड में जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। देन आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, आए हैं 2018 2021 में भी। तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है, और डॉबिनर्स वो था, उसमें क्या था उनके पीरियोडिक टेबल में, या जो भी उन्होंने लॉ दिया था। और इसके बाद जो अभी का जो हम पीरियोडिक टेबल फॉलो करते हैं वो क्या है, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात, वो जो मतलब अनडिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिनको पोजीशन असाइन करी हुई है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक मास, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आ जाता है केमिकल सब्सटेंसेस। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। पीएच क्या है, पीके वैल्यू क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस कंसेप्ट क्या है एसिड बेस का, पीएच वैल्यू, ठीक है। और बेसिक जो सॉल्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिप्सम, ये जो मतलब कि मेन सॉल्ट्स हैं जो हमें पता है कि हमारे स्कूल में भी इम्पॉर्टेंट थे, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रिएक्शंस की बात करें तो बैलेंसिंग में इतनी कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं आई हुई है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में भी, और बैलेंसिंग के बारे में भी बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। मेटल ओर्स के बारे में एक आध सवाल भी देखने को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी वाला, कि स्मेल्टिंग और एक और प्रोसेस होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, स्मेल्टिंग और ऐसे एक और प्रोसेस होती है, उनके बीच में डिफरेंस, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस मेटलर्जी से बेसिक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मेन चीज़ों के ओर्स आपको पता होने चाहिए, आयरन के ओर्स आपको पता होने चाहिए, एल्यूमिनियम को और आपको पता होने चाहिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस, स्मेल्टिंग की प्रोसेस, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन पता होनी चाहिए, करोजन के बारे में पता होना चाहिए, उनके प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपको ये पता होगा कि जैसे कुछ ना नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या की जाती हैं, मतलब एप्लीकेशंस, जैसे कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है ना, और किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे पेंट क्यों किया जाता है, गैल्वनाइजेशन के बारे में, मतलब ये जो चीज़ है ना, इनके बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है पेपर में, मुझे मतलब कि ऐसा लगा प्रीवियस ईयर देखकर। इसके बाद आते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ये खतरनाक हिला देने वाले चैप्टर्स हैं, बट नोट टू वरी अबाउट दीज डीप क्वेश्चंस, इनके बारे में भी नहीं है, बट पढ़ना तो फिर सारा ही पढ़ेगा चाहे डीप क्वेश्चन ना भी हो, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं आइसोमराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, IUPAC नेम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आइसोमराइजेशन भी। इसके अलावा बात करें आपसे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बेसिक जानकारी, CH4 वो जो मतलब का गैप होता है, वो CH4 सीरीज़ जो है, मीथेन सीरीज़ जो है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एल्कोहल्स के बारे में बेसिक जानकारी, प्राइमरी एल्कोहल्स क्या हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स क्या हैं, टर्चरी एल्कोहल्स क्या हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, मतलब जो हाईलाइटेड टॉपिक्स आपको पता है, हाईलाइटेड टॉपिक्स क्या होते हैं हर एक टॉपिक में, है ना। तो एल्कोहल में प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल्स क्या हैं, और इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट, और कैसे एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं, पहले एल्डिहाइड में बदलते हैं, जो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं वो।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट जो नॉमेनक्लेचर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, सारी रिएक्शन नहीं पढ़नी, नेम्ड रिएक्शन वगैरह जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। सोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोप के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, मिसल फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, सोप का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक टाइप करके, है ना। और सोप के नेचर के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे, क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये टॉपिक्स तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता ही है इन टॉपिक्स के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये सब मतलब जो भी पोल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है सोप्स और डिटर्जेंट्स। देखिए इसमें भी आ गया पॉलीमर्स, फाइबर, प्लास्टिक, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दी बायोलॉजी पार्ट। तो अगर बायोलॉजी पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले आता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस जो टॉपिक है, देखने को ये एक यूनिट है, बट बहुत बड़ी यूनिट है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं लाइफ प्रोसेसेस में। डाइजेशन की पूरी प्रोसेस, इसके अलावा जो हार्ट से रिलेटेड प्रोसेस यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, एक्सक्रीशन बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी गई है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में भी बात की गई है, जिसमें प्लांट के हार्मोन्स वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें कि ये सब ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, मतलब ह्यूमन का जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है वो। देन उसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप जैसे कि फिजन, और इसके अलावा सेगमेंटेशन, ये जो भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ये 10th लेवल का आप पढ़ोगे इस वाले में, 10th लेवल का, क्योंकि जो 12th लेवल का है वो आगे भी यूनिट में मैंशनड है। उसके बाद हेरिडिटी क्या है, मेंडल के लॉ सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिक जानकारी, एक्वायर्ड इन हेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉसल्स क्या होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बेसिक जानकारी, मतलब कौन कौन से एंसेस्टर्स आए, उनकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनके। इसके बाद ह्यूमन आई के बारे में अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस हमें, और दूसरी बात डिफेक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और उनका करेक्शन कैसे होगा, ये फिजिक्स में भी आता है टॉपिक। उसके बाद फिर आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब सेल के बारे में चीज़ें। सेल के बारे में भी इतना डीप नहीं पूछा गया है, मैं आपको बताती हूँ। सेल के बारे में भी बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया, लाइसोसोम के बारे में पूछ लिया, मतलब अगर हम देखें तो डीप क्वेश्चंस नहीं हैं सेल बायोलॉजी से भी, बट हाँ सभी कंसेप्ट को कवर करे हुए टॉपिक्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं। देन आता है टिश्यू, टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में, तो इनके बारे में भाई आपको पता होना चाहिए। प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से टाइप के होते हैं, हमें पता है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू तो हो ही गए, वो पढ़ना है। उसके बाद फिर सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फंक्शन के बारे में सवाल आ सकता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आ सकता है। सेम विद द फ्लोएम, उनके फंक्शन स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आ सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से प्लांट की बाकी टिश्यूज़ के बारे में भी सवाल आ सकता है, तो ज़्यादा डीप नहीं बट बेसिक क्वेश्चंस इनके बारे में आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो जितने भी एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, बोन हो गया या टेंडन हो गया या लिगामेंट हो गया, इनके फंक्शन के बारे में, इनकी पोजीशन के बारे में, और जैसे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स होता है वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू मिलता है या कौन से टाइप का टिश्यू मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपको पता है क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट्स और एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, जो क्लास 11th के स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो ही है ये, ठीक है। वाई डू वी फॉल इल, ये क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है, और लोअर क्लासेस में 9th 10th में भी था ये हमारी साइंस में, जो बाद में शायद कट हो गया है अब, बट वैसे मतलब सीबीएसई के लिए कट हो गया है, बट वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। वाई डू वी फॉल इल में सभी डिजीज़ेस के बारे में है, उनके इन्फेक्शस एजेंट्स के बारे में, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स, क्योर, प्रिवेंशन। इसके बाद इसमें इम्यूनाइजेशन के बारे में भी है,
है ना। तो वो सब चीज़ें। फिर हमारा आता है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट वाला जो ये टॉपिक है ये आप क्लास 10th से पढ़ लीजिए, बहुत है इतना, ठीक है। तो आवर इन्वायरमेंट टॉपिक क्लास 10th से पढ़ लीजिए, उसमें है ये। तो एटमॉस्फेयर के बारे में है, एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन का क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन सी गैस होती है जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, स्मोक क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है। ओजोन के बारे में भी सवाल आया हुआ था कि ओजोन कहाँ, कौन से एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन की जो लेयर है वो है। जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, तो कौन से में है। ओजोन का जो डिप्लीशन है वो क्यों हो रहा है और उसका रीज़न क्या है। वाटर पोल्यूशन के बारे में भी आया हुआ है, बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन का रिजर्वेयर कौन सा है, कार्बन का रिजर्वेयर कौन सा है ना। पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप। तो यही सब है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 9th का चैप्टर है, उससे पढ़ लीजिएगा, कवर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग, है ना, वो सब पढ़ लीजिएगा। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, थोड़ा मतलब बेसिक चीज़ें उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बी कीपिंग में कौन, बी के क्या क्या नाम होता है, जैसे इटालियन बी किसको बोलते हैं, इंडियन बी किसको बोलते हैं, बी कीपिंग के बारे में बेसिक जानकारी। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बेसिक जानकारी, फिश फार्मिंग के बारे में बेसिक जानकारी, कौन से रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए, ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, ठीक है। फिर बोन एंड कार्टिलेज का भी एक टॉपिक है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ओसिफिकेशन क्या होता है, बोन ग्रोथ एंड रिजॉर्प्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो भाई प्रोटिस्टा क्या होते हैं, एम्फीबिया क्या होते हैं, रेप्टाइल्स, मतलब वही जो एनिमल किंगडम है वो सारा हमें पढ़ना है। इसमें सारे फाइलम्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ एक आध एग्जाम्पल। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक पॉरीफेरा है, तो बहुत ही सिंपल था, साइकॉन उसका आंसर था, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं थे। आई विल सजेस्ट यू फॉलो एनसीईआरटी फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ डालो, एक दिन में आप पढ़ डालोगे इसको, एक दिन में क्या कुछ ही घंटों का काम है, पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। तो जो भी ये सारे फाइलम्स हैं इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। भाई डेवलपमेंट बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से तगड़े लेवल पे चले जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं बट वो थोड़े से अप लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी में वो ये है इंटीग्यूमेटरी स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब सिस्टम्स तो वही हैं बट यहाँ पे डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, कैसे ये डेवलपमेंट होता है, ये सब चीज़ें के टॉपिक्स यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है डेवलपमेंट बायोलॉजी और आपको लगता है कि बहुत समय लग जाएगा उसको पढ़ने में, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। बट प्रीवियस ईयर में जो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस तरीके के, उन सवालों को बस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद फिर आता है अप्लाइड जूलॉजी, जिसमें कि एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजीज़, रिकेट्स, स्पायरोकीट्स, पैरासाइटिक, ये सब हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे कुछ जो बेसिक प्लांट और एनिमल डिजीज़ होती हैं उनके सवाल आते हैं। जैसे कि एक रेड रॉट डिजीज़ होते हैं जो शुगर केन में होते हैं, तो क्वेश्चन आया था 2018 में कि रेड रॉट डिजीज़ कौन से प्लांट में होती है, इस तरीके के। तो जो बेसिक प्लांट डिजीज़ उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आप पढ़ लेना है। ऐसे ही एनिमल के भी जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अच्छी है, इम्पॉर्टेंट भी है। एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, बेसिक चीज़ें, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, टी सेल बी सेल क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। वैक्सीन क्या होता है, कितने टाइप के वैक्सीन होता है, थोड़ा सा मतलब आई विल नॉट से कि आप बिल्कुल डीप डाउन चली जाइए इम्यूनोलॉजी में, बट इम्यूनोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए। मतलब इसको थोड़ा सा आगे तक भी टच कीजिएगा, जैसे एंटीजेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ में कौन कौन सी होता है। वैसे आप एनसीईआरटी को पहले फॉलो करें और कुछ टॉपिक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आप थोड़ा सा अप लेके जा सकते हैं इसमें, है ना।
फिर आता है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आपको पता ही है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके बारे में है कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सारा कुछ 12th में, 12th से पढ़ लीजिए, इनफ मेरे हिसाब से 12th से आप पढ़ लेंगे तो इनफ होगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पढ़ लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इस तरीके क्वेश्चन आए हुए थे कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसकी वजह से जो एग है वो फर्टिलाइजेशन की साइड तक नहीं पहुंच पाएगा, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इस तरीके के सवाल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैं, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंसेक्ट वैक्टर्स एंड डिजीजेज। ये तो वही है, वैक्टर्स के थ्रू होने वाली डिजीज़ के बारे में कुछ है, बेसिक चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर सिल्क वॉर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, ज़्यादा बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 7th में एक चैप्टर है, वहाँ से आप शुरू करें, उसमें सिल्क वॉर्म के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है, उसको पढ़ें। और फिर अगर क्लास 7th के बाद कहीं पे सेरीकल्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो चैप्टर पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से वो इनफ होगा। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन सेरीकल्चर के बारे में नहीं आए हुए। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि कौन से यूनिट से किस किस टाइप के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं इनको कवर कैसे करना है विद इन टाइम। तो सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट उठाओ, मतलब जो भी तीनों सब्जेक्ट में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, उसको फटाफट से कवर करो। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एक एक करके कवर करना शुरू करो। देखिए, अब हमें इस मैदान में उतरना ही पड़ेगा, अब हम कोई शॉर्टकट या कुछ नहीं लगा सकते। जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो तो पढ़ने ही हैं। अपना एक प्लान बनाओ कि 1 महीने में हमें ये कोर्स जो है कवर करना है। 2 महीने नहीं मैं बोल रही हूँ, 1 महीना बोल रही हूँ, क्योंकि फिर जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें हमें मॉक पेपर, PYQs भी करना है और साथ साथ में जर्नल पेपर के बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए 1 महीने के अंदर आप ये अपने आप से वादा करो कि जुलाई के अंदर अंदर आप अपना सारा जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो पढ़ लोगे। क्योंकि हम लोग अब इस स्टेज में हैं, इस एज में हैं, हमारे में से ज़्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट भी हैं, बट हाँ, ग्रेजुएट करे हुए भी 1-2 साल तो उनको हो गए होंगे। तो हमारी मेंटल कैपेसिटी इतनी है कि अगर हम चाहें मन से तो हम ये कवर कर सकते हैं, है ना। तो 1 महीने में कवर करो आप। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के टॉपिक्स आए हुए हैं, कितना टच किया हुआ है किसी भी टॉपिक को। तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको प्लान करोगे अपने लिए, आप इसको कैसे अपने दिन में ढालोगे, कैसे आप दिन में प्लान करोगे कि आज ये पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर लो और फटाफट से पढ़ना शुरू करो। अब हम सोच नहीं सकते अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो फिर आज हमने सब्जेक्ट के बारे में बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम जर्नल पेपर को कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।